हेलो दोस्तों। तो आज हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो है हमारा 22 अप्रैल 2021 का करंट अफेयर और पीआईबी नोट्स। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी को 21 के चाहिए हो, छूट गया वो, तो कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर 2-3 बच्चे हो जाएंगे तो मैं उसे भी अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो ये सब तो अंदर कवर कर ही लेंगे, तो इसे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कवर करने की। तो पहला टॉपिक है अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की रिपोर्ट, UNCIRF इसकी रिपोर्ट। ठीक है, ये है क्या, इसको बाद में अगले नेक्स्ट पेज पे बताया गया, तो वहाँ पे देखेंगे। जीएस पेपर 2 में आएगा। ये भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियाँ तथा राजनीति का प्रभाव और प्रवासी भारतीय। ठीक है, इसका संदर्भ क्या है, तो अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग है जो USCIRF है, उसने अपनी जो रिपोर्ट है 2021 की वो प्रकाशित की है। ठीक है, ये एक स्वतंत्र द्विस्तरीय और संघीय सरकारी आयोग है। इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं कि 14 जो देश हैं उनको विशेष चिंताजनक देश, मतलब कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न CPC, इसके रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसमें भारत भी इंक्लूड है। तो भारत के मामले देख, जो CAA के दंगे थे उनकी वजह से, तो देखते हैं आगे क्या बताया गया है। तो इन देशों की जो सरकारें हैं उन्होंने क्या किया है, धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी सुनियोजित, निरंतर और घोर उल्लंघन करने में क्या रहा है, ये लिप्त रही हैं और इन्हें अनदेखी करती रही हैं। भारत भी इसमें क्या है, शामिल है। तो इनकी टिप्पणी क्या है, जो USCIRF है, उन्होंने कहा है कि इस वर्ष जो है भारत में धार्मिक स्वतंत्रता स्थिति अपने नकारात्मक प्रक्षेपण पथ पर बनी रही। ठीक है, सरकार द्वारा जो प्रोत्साहन प्राप्त हिंदू राष्ट्रवादी नीतियाँ थी, उसके परिणाम स्वरूप जो धार्मिक स्वतंत्रता था उसका सुनियोजित, निरंतर और घोर उल्लंघन होता रहा है इस देश में। ठीक है, रिपोर्ट के विशेष रूप से जो धार्मिक रूप से भेदभावपूर्ण नागरिकता संशोधन जो अधिनियम था CAA, ठीक है, इसके पारित किए जाने का उल्लेख किया गया है रिपोर्ट में। उसके अलावा जो दिल्ली दंगे हुए थे उसमें पुलिस की जो मिलीभगत थी उसकी तरफ भी इशारा किया गया। ठीक है, और जो बाबरी मस्जिद जो ढाई गई थी उसमें जो भी आरोपी थे उनको भी बरी कर दिया गया। ठीक है, और धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति इससे क्या हुआ, घृणा और हिंसा फैलाने वाले के लिए दंड मुक्ति जो है इम्प्यूनिटी, इसकी संस्कृति के कारण होने वाली जो धार्मिक हिंसा थी उससे निपटने में सरकार क्या रही, निष्क्रिय दिखाई रही कहीं कहीं ना कहीं। तो USCIRF इसकी सिफारिशें क्या थी कि जो प्रशासन द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का घोर उल्लंघन हुआ है उसको करने वाले भारतीय व्यक्तियों और संस्थाओं पर नियोजित प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा प्रशासन द्वारा जो द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंच है, जैसे कि जो क्वाड समूह है, क्वाड समूह में जैसे हमारा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, USA चारों देश हैं, उनके मंत्री स्तरीय सम्मेलन पर अंतर्धार्मिक वार्ताओं और सभी समुदायों के अधिकारों को जो है बढ़ावा देना चाहिए इसमें। ठीक है, अमेरिका और भारत द्विपक्षीय मंचों पर मामलों पर सुनवाई का आयोजन करके, पत्र लिखकर या कांग्रेस के जो प्रतिनिधिमंडल है उनका गठन करने आदि मामलों से इन विषयों को उठाया जाना चाहिए। ठीक है, इसमें निहितार्थ क्या है, तो सबसे पहले USCIRF इसके बारे में देख लेते हैं हम, ये है क्या। ये क्या है, एक जो अमेरिका है, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग एक स्वतंत्र द्विस्तरीय संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फेडरल गवर्नमेंट कमीशन, संघीय सरकार आयोग है। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1998 में की गई थी इसकी स्थापना, और अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम IRF इसके तहत की गई थी। ठीक है, यह विश्व में धर्म और आस्था संबंधित स्वतंत्रता के सार्वभौमिक अधिकार की निगरानी भी करता है। ठीक है, USCIRF की सिफारिशें जो है गैर बाध्यकारी होती है, किसी पे बाध्यकारी नहीं होती हैं। और पिछले वर्ष दिसंबर में जारी इस रिपोर्ट में भारत को विशेष चिंताजनक जो CPC था उसके रूप में नामित करने की सिफारिश की गई थी पिछले, जिसे जो है ट्रंप ने अस्वीकार कर दिया था, पर अब जो बाइडन जो है उनके कार्यकाल में से स्वीकार किया गया। उसके अलावा जो है USCIRF वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी उल्लंघनों की निगरानी करता है और राष्ट्रपति, विदेश सचिव और कांग्रेस को नीतिगत सिफारिशें प्रदान करता है। ठीक है, ये इसका वो है, लोगो है UNSCIRF का। ठीक है, उसके बाद ये CPC होता क्या है, इसके अंतर्गत जो 1998 के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम है उसके तहत धार्मिक स्वतंत्रता का घोर उल्लंघन करने के जो दोषी राष्ट्र होते हैं उसके लिए विशेष चिंताजनक देश, मतलब कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित किया जाता है। ठीक है, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का विशेष घोर उल्लंघन का तात्पर्य क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का सुनियोजित, निरंतर और घोर उल्लंघन इससे है। ठीक है,
उसके अलावा देखिए अगला टॉपिक क्या है, ये भी जीएस पेपर 2 से, भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार, विकास विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी ढांचा। तो संविधान का अनुच्छेद 311 का सेकंड जो वो है आर्टिकल, जो क्लॉज है उसका सी पार्ट। तो हाल ही में क्या हुआ, जो जम्मू कश्मीर सरकार है उसके द्वारा सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले अथवा राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों इससे संबंधित किसी मामले में शामिल होने वाला कोई भी अगर सरकारी कर्मचारी, उसकी पहचान करने, उसकी जांच करने के लिए एक विशेष कार्यबल जो स्पेशल टास्क फोर्स होती है STF, उसका गठन किया गया। कोई मतलब सरकारी अधिकारी तो इसमें शामिल नहीं है, इसके लिए जो है STF का गठन किया गया। तो STF क्या करेगी, अनुच्छेद 3112C के अंतर्गत जिन गतिविधियों पर कार्रवाई की आवश्यकता निर्धारित की गई है उनमें शामिल होने वाले जो संदिग्ध कर्मचारी है उनके मामले की जांच करेगी। ठीक है, पृष्ठभूमि क्या है इसकी, कि सरकार द्वारा यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि जो अतीत है, जो पास्ट है, उसमें कई सरकारी कर्मचारियों द्वारा कश्मीर में जारी संघर्ष पर खुलेआम अपनी राजनीतिक राय व्यक्त करते हुए पाया गया। ठीक है, जिससे दंगे वगैरह भड़के। एक आधिकारिक आंकड़े के अनुसार वर्ष 2016 में 5 महीने तक जो आंदोलन चला था उसके दौरान कई कर्मचारी जो थे, सरकारी कर्मचारी, वो भारत विरोधी प्रदर्शन में लगे भाग लेने, सोशल मीडिया पर भारत विरोधी भावनाओं को व्यक्त करने में शामिल पाए गए। ठीक है, ये अनुच्छेद, इसके तहत क्या होता है, जब राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति को लोक सेवा में बनाए रखना राज्य की सुरक्षा के हित में समाचीन नहीं है। ठीक है, तो उसकी सेवाएं जो अनुच्छेद 311 का 2 वो है क्लॉज है, उसमें निर्धारित सामान्य प्रक्रिया का पालन किए हुए बगैर समाप्त की जा सकती है उसकी सर्विसेज, मतलब जॉब से हटा सकते हैं। इस प्रावधान में संदर्भित जो समाधान शब्द है उसको राज्य की सुरक्षा के हित में संबंधित कर्मचारी को अवसर नहीं देने की समीचीनता के बारे में राष्ट्रपति का व्यक्तिपरक समाधान होता है। मतलब उसको कोई भी अवसर नहीं दिया जाएगा कि वो अपनी सफाई पेश करे। ठीक है, सीधा उसको जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस अनुच्छेद के तहत समाधान के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, लिखित रूप में मतलब देना इसको अनिवार्य नहीं है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति के लिए जो शक्ति दी हुई है यह शक्ति बंधन मुक्त है, मतलब इस पर कोई भी न्यायोचित मुद्दा नहीं बनाया जा सकता इसका। ठीक है, इस शक्ति को अदालत में प्रश्नगत करना समाधान, राष्ट्रपति का जो समाधान शब्द है उसके स्थान पर न्यायालय की संतुष्टि को प्रतिस्थापित करने में समतुल्य हो जाएगा। मतलब राष्ट्रपति का समाधान की बजाय ये फिर न्यायालय की संतुष्टि हो जाएगा अगर इसको न्यायोचित बना दिया गया। ठीक है, क्या निलंबन और अनिवार्य सेवानिवृत्ति सजा का एक स्वरूप होता है? तो अगर केस की बात करें इसमें, तो बंशी सिंह बनाम जो पंजाब राज्य था, मामले में जो सुप्रीम कोर्ट था उसने स्पष्ट रूप से ये कहा कि सेवा में जो निलंबित किया जाना है या सेवा से बर्खास्त करना या निष्कासित करना अथवा ओहदे को कम करना नहीं है। इसलिए यदि किसी सरकारी कर्मचारी को निलंबित किया जाता है तो वह अनुच्छेद 311 के अंतर्गत प्रदत्त संवैधानिक गारंटी का दावा नहीं करता है। मतलब एक तरह से अगर उसे हटा दिया गया तो ये एक तरह सज़ा तो हुई नहीं, क्योंकि उसे कुछ दंड तो मिला ही नहीं, बस नौकरी से तो निकाला गया। ठीक है, तो ये कोई भी संवैधानिक गारंटी का इसमें दावा नहीं कर सकता। श्यामलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अनिवार्य जो सेवानिवृत्ति है, कंपलसरी जो रिटायरमेंट है, यह सेवा से बर्खास्त करने, निष्कासित करने से भिन्न है। ठीक है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई दंडात्मक परिणाम भुगतना नहीं पड़ता है। मतलब जिसको कंपलसरी रिटायरमेंट करके हटा दिया उसको सेवा से बर्खास्त करना या निष्कासित करना, इसमें क्या होगा, ये एक तरह से दंडात्मक कार्रवाई हो जाएगी, है ना। पर अगर आपको रिटायरमेंट दे दी तो उसमें कहीं पे भी आप बता भी सकते हैं, कुछ भी मतलब वो है तो आप कह सकते हैं कि रिटायरमेंट दी गई है, कंपलसरी रिटायरमेंट। ठीक है, बर्खास्त करना अलग हो जाता है, क्योंकि इसमें ना तो आपको कोई भी पैसा मिलेगा, बर्खास्त हो गए आप या निष्कासित हो गए, जो वो मिलता है ना रिटायरमेंट के बाद पेंशन वगैरह मिलती है, वो नहीं मिलेगी इसमें। ठीक है, और अनिवार्य सेवानिवृत्ति होने वाले सरकारी कर्मचारियों को सेवा के दौरान अर्जित लाभों से किसी रूप में वंचित किया जाता है, अतः इस पर अनुच्छेद 311 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। ठीक है, जो कंपलसरी रिटायरमेंट है उस पर 311 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अगर इन अनुच्छेदों की बात की जाए तो अनुच्छेद 311 के 1 के अनुसार किसी लोक सेवक को उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी का अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदयुक्त नहीं किया जाएगा या पद से नहीं हटाया जाएगा। मतलब जो उसके नीचे काम कर रहा है उसके द्वारा नहीं हटाया जाएगा, अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा। 311 के 2 के अनुसार किसी लोक सेवक को उसके विरुद्ध आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्त अवसर दिए बगैर उसे पदयुक्त मतलब पद से हटाना अथवा पद से नहीं हटाया जाएगा या ओहदे में अवनत नहीं किया जाएगा। मतलब इसके अंतर्गत होता है कि उसको जो है अवसर दिया जाएगा इसमें। ठीक है, अपनी जो सफाई है वो पेश करने का। उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त, मतलब जो काफ़ी सारे मामले बढ़ते जा रहे हैं जिसकी वजह से उच्च न्यायालय ने क्या किया है, जो तदर्थ न्यायालय होते हैं उनको बनाने के लिए मतलब मार्ग प्रशस्त करते हैं, जिसके
जो जजेस होंगे वो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। ठीक है, जो ये अधिकार है बनाने का वो अनुच्छेद 224A के अंदर आता है। ठीक है, 224A है क्या? इसमें जो है तदर्थ न्यायालयों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इस अनुच्छेद का उपयोग कभी कभार ही किया जाता है, जो कि अब किया है हाई कोर्ट ने। ठीक है, इसके अनुसार किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति में, ठीक है, ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति की पहले सहमति ले लेता वो, तो उसी उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके किसी व्यक्ति से या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का जो है अनुरोध कर सकता है। बड़ी मात्रा में इसका रीज़न क्या रहा कि क्यों बनाया गया? सरकार की सबसे बड़ी जो है मुकदमेबाजी, मतलब एक मामले को मुकदमेबाजी में खींच से ले जाते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, जो मामले क्या है लंबित पड़े होते चले जाते हैं। उसके अलावा जो पैसा वगैरह होता है वो भी कम होता है, कम बजटीय आवंटन होता है इनके लिए। न्यायपालिका को आवंटित बजट जो जीडीपी होता है उसका 0.08% से 0.09% के बीच होता है। कार्यस्थल की मांग करने की परंपरा, कार्यस्थगन के जो है मांग करने की परंपरा है वकीलों या इनके द्वारा। न्यायिक नियुक्तियों में जो है देरी होती है। ठीक है, अगर इनकी बात करें तो वैकेंसी की बात करें तो मणिपुर में जो है 0 वैकेंसी है, मतलब कोई वैकेंसी है ही नहीं, वहाँ पे फुल है कोर्ट। ठीक है, मेघालय सिक्किम इनमें भी सबसे ज़्यादा वैकेंसी पटना में है, कैलकाटा में है वैकेंसी है। ठीक है, शॉर्ट स्टाफ एज मार्च 1/60% ऑफ द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ जजेस वर वैकेंट एट द पटना हाई कोर्ट। 60% क्या थे, खाली थे। द हाइएस्ट इन परसेंट टर्म इन इंडिया। 3 हाई कोर्ट्स ऑल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट हैज़ नो वैकेंसी। इनमें कोई वैकेंसी नहीं है नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट्स हैं। अगला भी जीएस पेपर 2 से है। सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन या कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय है। विशेष प्रेस सूचकांक। ठीक है, ये एक रिपोर्ट है जो किसके द्वारा निकाली जाती है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, इसके द्वारा जो है ये निगरानी समूह है, इसके द्वारा ये निकाली जाती है। 2021 की जारी हुई है, जिसमें लगातार नॉर्वे 5 सालों से टॉप पे आ रहा है और 132 देशों को बहुत खराब या समस्याग्रस्त के समूह में श्रेणीग्रस्त किया गया है। जैसे इंडिया की 144 रैंक है, 144, हाँ 144 ये। ठीक है, विशेष प्रेस सूचकांक ये 142 है। ठीक है, मतलब इसमें होता है जैसे जो रिपोर्टर रिपोर्टिंग करते हैं उनको कितनी सुविधाएं दी जाती है ना, उनके ऊपर क्या मतलब कुछ वो तो नहीं हो रहा प्रताड़ना या कुछ ऐसा, कितना खुले फ्रीनेस से वो अपनी रिपोर्टिंग करते हैं। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में कहा गया जो पत्रकारों का जो एक्सेस है प्रदान करने से वंचित करने और कोविड-19 प्रकोप के बारे में सरकार द्वारा प्रायोजित अधिप्रचार को बढ़ावा देने के लिए महामारी का इसमें उपयोग किया गया। भारत और इसके पड़ोसी देशों का अगर प्रदर्शन की बात करें तो 142 पे ये रहा। ठीक है, उससे पहले भारत 2016 में 133वें स्थान पर था, जो लुढ़क कर 2020 में 142वें पे आ गया और अब भी 142वें में है। भारत के लिए ब्राज़ील, मैक्सिको और रूस के साथ खराब श्रेणी में रखा गया। ठीक है, रिपोर्ट में कहा गया भारत ठीक से अपना काम करने की कोशिश करने वाले पत्रकारों के लिए विश्व में सबसे खतरनाक देशों में से एक है। ठीक है, सरकार की आलोचना करने का साहस करने वाले पत्रकारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर बेहद हिंसक नफरत फैलाने वाले अभियान चलाए जाने पर भारत की जो है कड़ी आलोचना की गई। इसके अलावा अगर बात करें नेपाल 106, श्रीलंका 127, म्यांमार 140 पे, पाकिस्तान 145 और बांग्लादेश 152वें स्थान पर है इस मामले में। ठीक है, चीन 177वें पे है। ठीक है, चीन काफ़ी आगे हमसे तो। अमेरिका 44th रैंक पे है। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें तो ये 2002 से स्टार्ट हुई, जो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रतिवर्ष निकाली जाती है और 180 देशों में इसका जो है मीडिया की स्वतंत्रता के स्तर का आकलन होता है। यह सूचकांक जो है मीडिया की स्वतंत्रता के निर्धारण के आधार पर तैयार किया जाता है कि मीडिया कितनी स्वतंत्र है, जिसमें मीडिया में बहुलवाद, मीडिया को प्राप्त आज़ादी, कानूनी तंत्र की गुणवत्ता और पत्रकारों की सुरक्षा आदि का इसमें आकलन किया जाता है। ठीक है, सूचकांक में प्रत्येक क्षेत्र में जो मीडिया स्वतंत्रता के उल्लंघन स्तर संबंधी जो संकेतक होते हैं वो भी शामिल है और दुनिया भर के विशेषज्ञों द्वारा 20 भाषाओं में तैयार किया जाता है इसे। ठीक है, एक प्रश्नावली के माध्यम से इसे संकलित किया जाता है। इस गुणात्मक विश्लेषण को आकलन अवधि के दौरान पत्रकारों के खिलाफ हुई हिंसा या दुर्व्यवहार संबंधी मात्रात्मक आंकड़ों के साथ सुनियोजित किया जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक देख। तो अगला टॉपिक है जो बैंकिंग सुधार के जनक थे जो, ठीक है, बैंकिंग सुधार के जनक जो है नरसिम्हन थे, एम नरसिम्हन, उनका निधन हो गया। ठीक है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर। आपने नरसिम्हन की जो रिपोर्ट थी 1-2 वो पढ़ी होगी इकोनॉमिक्स में, तो उनका 94 की जो एज थी उसमें निधन हो गया है। इन्हें जो है बैंकिंग सेक्टर में सुधारों का आर्किटेक्ट भी कहा जाता था। अगर इनके बारे में देखें तो
नरसिम्हन को बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु 2 उच्च स्तरीय समितियों की अध्यक्षता के लिए जाना जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने क्या दिया, बैंकों का विलय करना और सशक्त मेगा बैंक बनाने का विचार सबसे पहले नरसिम्हन द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। नरसिम्हन रिपोर्ट पहली जो रिपोर्ट थी जो 1991 में जो वो हुआ था, क्राइसिस आया हुआ था उस टाइम, जब मतलब वो 3 वो कहते हैं ना, वैश्वीकरण किया था, उदारीकरण किया था ना, तो इस समय इन्होंने रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में एक 4 स्तरीय बैंकिंग संरचना बनाने की सिफारिश की गई थी, जिसमें 3 बड़े बैंकों को शीर्ष पर रखने का सुझाव दिया गया था, ठीक है। इसमें स्थानीय क्षेत्र के बैंक जैसे ग्रामीण क्षेत्र केंद्रित बैंक, उसकी अवधारणा को भी पेश किया गया, ठीक है। इसमें बैंकों के लिए जो अनिवार्य बॉन्ड निवेश होता है और नगद आरक्षित सीमा होती है, इसमें चरणबद्ध कटौती का प्रस्ताव किया गया ताकि जो बैंक हैं अर्थव्यवस्था की अन्य उत्पादक ज़रूरतों के लिए ऋण देने में सक्षम हो सके, ठीक है। जो हम नगद आरक्षित सीमा होता है ना, जो कैश रिजर्वेशन रखते हैं, उसमें कटौती की गई ताकि जो पैसा है वो बैंकों में ज़्यादा आ सके, तरलता बढ़े, है ना। इकोनॉमिक में पढ़ा होगा आपने। इसके द्वारा पूंजी पर्याप्तता अनुपात की अवधारणा पेश की गई और शाखा लाइसेंसिंग नीति को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया, ठीक है। आपने 1991 का जो क्राइसिस था वो पढ़ा होगा, उसके इकोनॉमिक्स में, उसमें काफ़ी अच्छी तरह से बताया गया। जो लाइसेंसिंग वगैरह थी वो ख़त्म कर दी गई थी। इस पहली नरसिम्हन समिति द्वारा गैर निष्पादित जो एनपीए थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट थे, उसका वर्गीकरण करने और खातों का पूर्ण प्रकटीकरण करने संबंधी अवधारणाओं की भी सिफारिश इसमें की गई थी, ठीक है। ब्याज दरों को कम करने का प्रस्ताव करके यह समिति ने बैंकों के मध्य अधिक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत की। इस समिति ने खराब ऋण लेने के लिए एक परिसंपत्ति पुनर्संरचना निधि की भी अवधारणा पेश की थी, ठीक है। उसके बाद 1998 में सेकंड आई, तो उसमें सरकार द्वारा नरसिम्हन जो थे उनकी अध्यक्षता में एक अन्य समिति का गठन किया गया। इसे बैंकिंग सेक्टर कमेटी के रूप में भी जाना गया, ठीक है। इस समिति को बैंकिंग सुधार प्रगति के समीक्षा करने और भारत की वित्तीय जो प्रणाली थी उसको मजबूत करने के लिए एक कार्यक्रम डिज़ाइन करने का कार्य सौंपा गया था। इस समिति द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे पूंजी पर्याप्तता, बैंकों के विलय, बैंक कानून आदि विषयों पर जो है केंद्रित किया गया। अगला टॉपिक, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ तथा उसका प्रबंधन, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध। तो पंजाब सरकार की ड्रग्स मामलों पर पुरस्कार नीति, मतलब जो ड्रग्स वगैरह की न्यूज़ देगा उन्हें जो है पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। तो इनके द्वारा स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम, मतलब जो नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट होते हैं, एनडीपीएस, इस एक्ट के तहत ड्रग की रिकवरी करने हेतु जानकारी और सूचना देने वाले को प्रोत्साहित करने के लिए जो है पुरस्कार की मंजूरी की गई। प्रमुख बिंदु क्या हैं इसके, तो इस नीति के तहत जो सरकारी कर्मचारी मुखबिर होंगे, स्रोत होंगे या पर्याप्त मात्रा में ड्रग्स पकड़वाने हेतु दी गई जानकारी में एनडीपीएस अधिनियम 1985 या पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम 1988 के विभिन्न प्रावधानों को सफलतापूर्वक लागू करने में उनकी भूमिका को जो है मान्यता प्रदान की जाएगी। सफल कोई अन्वेषण हुआ, अभियोजन हुआ, अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की जब्ती, निवारक हिरासत या अन्य महत्वपूर्ण नशीली दवाओं के खिलाफ कार्यों के लिए पुरस्कार की मात्रा मामले दर मामलों के आधार पर तय की जाएगी। मतलब किस आप कम पकड़वाएंगे, मान लीजिए ड्रग्स, तो आपको छोटा पुरस्कार मिलेगा, कुछ बड़ा आप पकड़वाएंगे तो उस पर बड़ा पुरस्कार मिल दिया जाएगा। तो ये जो एक्ट था 1985 का, इसके अकॉर्डिंग नारकोटिक ड्रग संबंधित एकमात्र अभिसमय जो कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, इसके अवैध व्यापार पर जो संयुक्त राष्ट्र अभिसमय है, ठीक है, उसके अंतर्गत भारत द्वारा समझौते के दायित्वों को पूरा करने के लिए इसे तैयार किया गया। तो एनडीपीएस एक्ट 1985 भारत में ड्रग कानून प्रवर्तन के लिए वैधानिक ढांचा भी जो कानूनी रूप से जो लागू हो सके ढांचा, ऐसा ढांचा भी यही तैयार करता है। इस अधिनियम के तहत स्वापक औषधि मन प्रभावी जो पदार्थ होंगे उनकी खेती उत्पादन करना, ठीक है। मान लीजिए कोई ड्रग्स है, नशीली दवाई है, नशीला वो है पदार्थ है, ठीक है। तो आप मतलब उसका निर्माण, स्वामित्व, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण और उपभोग, अंतर राज्य गतिविधि, ट्रांसशिपमेंट, आयात और निर्यात प्रतिबंधित है, ठीक है। इसके अलावा कोई चिकित्सा या वैज्ञानिक विदेशों, इनको छोड़कर अगर सरकार द्वारा दिए गए किसी भी लाइसेंस, परमिट या प्राधिकरण के नियम और शर्तों के अनुसार उपरोक्त मामलों में छूट प्रदान की गई है, ठीक है। केंद्र सरकार को जो स्वापक औषधि या मन प्रभावी जो पदार्थ होते हैं उनकी खेती, उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, बिक्री, खपत, उपयोग आदि को जो है विनियमित करने का अधिकार है, मतलब उस पर जो है नियंत्रण करने का अधिकार है केंद्र सरकार को। राज्य सरकार के लिए अफीम, खसखस औषधि, अफीम के निर्माण और हशीश को छोड़कर भांग की खेती और अफीम की अंतर
राज्य जो गतिविधियाँ उनके लिए अनुमति देने तथा विनियमित करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, मतलब उसको नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है। केंद्र सरकार किसी पदार्थ को जो स्वापक, औषधि या मन प्रभावी कोई भी पदार्थ है, ठीक है, ड्रग्स है या अफीम, गांजा, ये सब मन प्रभावी पदार्थ है, इनके निर्माण में इसके संभावित उपयोग के आकलन के आधार पर नियंत्रित पदार्थ घोषित कर सकती है। ठीक है, कंट्रोल सब्सटेंस। अधिनियम के प्रयोजन हेतु केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को अधिकारियों की नियुक्ति करने का भी अधिकार होगा। ठीक है, प्रीलिम्स फैक्ट है, नागरिक सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस सिविल सेवकों के लिए नागरिकों के कार्य हेतु खुद को फिर से समर्पित करने और सार्वजनिक सेवा और काम में उत्कृष्टता के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराने के लिए एक अवसर के रूप में मनाया जाता है। इस तिथि का चुनाव जो है स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा वर्ष 1947 में मेटकॉफ हाउस दिल्ली में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के जो पर्यवेक्षक होते हैं उनको संबोधित करने की स्मृति को ताज़ा करने के लिए किया गया 1947 में। ठीक है, तो बस ये आज के लिए इतना ही है। तब तक देखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो मैं देखता हूँ, आज ही डालूँगा एक PT 365 का एक पार्ट। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, और अगर आप यहाँ तक आया तो मतलब आपने वीडियो पूरा देखा है तो आप सब्सक्राइब करके ही जाएँ। ठीक है, क्योंकि 33% लोग हैं वही सिर्फ उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, बाकी 68 या 67% के सिर्फ देख के और चले जाते हैं। तो अगर थोड़ा हो जाएगा 1000 के करीब सब्सक्राइबर तो मैं लाइव आके भी क्या बोलते हैं पढ़ा सकता हूँ कभी। ठीक है, तो अगर देख रहे हैं तो यहाँ तक आएँ तो फिर कर दीजिए सब्सक्राइब। ओके, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। ओके, बाय।